एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है, इसके जो 2016 से 2022 तक के सभी क्वेश्चंस यानी कि वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस, अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस और लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हर एक चीज़ आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगी, जिससे आपको ज़्यादा वीडियो नहीं सर्च करने पड़ेंगे, ज़्यादा क्लासेस नहीं देखनी पड़ेंगी। एक ही वीडियो में आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया डार्विन द्वारा, गेंगर जॉन मेंडल द्वारा, जगदीश चंद्र बोस द्वारा या लेमार्क द्वारा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है डार्विन द्वारा, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से सांतरण विधि नहीं है। फैन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो आपकी निस्तापन विधि जो हो जाती है वो नहीं है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कहाँ यानी छड़ में आवेश आ जाता है, तो धन आवेश, ऋण आवेश, दोनों आवेश या कोई आवेश नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर धन आवेश हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, सुचालकता घटती जाती है, घनत्व घटता जाता है या धात्विकता बढ़ती जाती है। तो धात्विकता बढ़ती जाती है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट, श्वेत रुधिर कणिका या इनमें से कोई नहीं। तो बा ऑप्शन यानी प्लेटलेट्स, ये राइट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए 2017 स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आपको पता है इसमें 5 क्वेश्चन ही वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस आते हैं। एलिसा परीक्षण है, हेपेटाइटिस, क्षय रोग, एड्स, टाइफाइड। तो एलिसा परीक्षण किसका है? तो एड्स का, यानी कि सा ऑप्शन राइट हो जाता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? जिंक, लेड, कापर, एल्यूमिनियम। तो इसमें लेड आंसर राइट हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे चीज़ों को, ये आपका सुपरफास्ट रिवीजन है, जो आपको एक ही वीडियो में हर एक चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? तो समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवोम या खाद्य जाल। तो पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन। तो इसमें आपका आंसर कार्बन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिका, इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटलेट्स, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। 2018 स्टार्ट है, देखिए इसमें आप देख लेते हैं 2018 के क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं? पंखा, टॉर्च, टीवी, कूलर। तो यहाँ पे आपका बा ऑप्शन यानी कि टॉर्च राइट आंसर हो जाएगा। पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है? अमीबा, यूग्लिना, वायरस, क्लेमाइडोमोनास। तो इसमें कौन सा आंसर आपका हो जाता है? तो जैसे हमने आपको बताया था, पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? यूग्लिना, यानी पौधे और जंतु युगों से है, तो यानी यूग्लिना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चुंबकीय पदार्थ है, तो चुंबकीय पदार्थ आप देख के ही इस पे टिक कर देंगे, लोहे पर, है ना, क्योंकि देखिए ये आपका हो जाता है चुंबक को ये आकर्षित करता है ना, या चुंबक इसको आकर्षित करता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है यकृत में, मस्तिष्क में, प्लाज्मा में या अस्थि मज्जा में। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, चांदी। तो आपका हो जाता है टंगस्टन, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। 2019 में देख लेते हैं, 2019 में आए हुए क्वेश्चंस। विद्युत धारा का मात्रक है कूलाम, एम्पियर, सेकेंड, वोल्ट। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाता है? विद्युत
धारा का मात्रक एम्पियर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो हेमेटाइट किसका अयस्क है इसको देख लेते हैं। सोना, तांबा, लोहा, कैल्शियम यानी लोहे का है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। मिश्र धातु है पीतल, तांबा, जस्ता, टिन, तो मिश्र धातु पीतल हो जाती है। भारत में एनीमिया के कारण है गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन या उपरोक्त सभी। तो ये सभी हो जाते हैं, गरीबी भी, अज्ञानता भी और गंदा रहन सहन, यानी कि आपका 4 ऑप्शन यानी कि द ऑप्शन ये राइट हो जाता है। उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, विकास या प्राकृतिक चयन। तो जीन परिवर्तन, उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन, आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद आपके 2020 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तृतीय उपभोक्ता है हरे पौधे, चूहा, सांप, बाज। तो इसमें बाज राइट आंसर हो जाता है। वैसे देखिए आपका यहाँ पे समझ लेते हैं चीज़ों को थोड़ा सा। हरे पौधे आपके क्या है, उत्पादक हैं, है ना। और उपभोक्ता की बात आए तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो स्वयं अपना भोजन बना लेता है वो क्या है, वो उत्पादक हो जाते हैं। उपभोक्ता जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो उपभोक्ता हो जाते हैं। उपभोक्ता में प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो प्रथम उपभोक्ता कौन होता है, तो शाकाहारी, है ना। तो जो सब्जियों को, साग सब्जी, पेड़ पौधों को खाते हैं। फिर जो उन जंतुओं को खाते हैं, यानी जो छोटे जंतु होते हैं तो उन जंतुओं को खाते हैं, तो वो द्वितीय उपभोक्ता। फिर उसके बाद तृतीय उपभोक्ता हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा। उपधातु है तो लोहा, आर्सेनिक, सोना, ग्रेफाइट। तो आर्सेनिक आपका राइट आंसर हो जाता है। उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। तो उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत जीन बेबिस्टिक लेमार्क से संबंधित है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नोबेल गैस का उदाहरण है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडॉन। तो द ऑप्शन यानी रेडॉन हो जाता है। क्वेश्चन है जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जनित्र मतलब जनरेटर, है ना, जो जनरेटर होता है जो यूज किया जाता है ना लाइट के लिए। तो वो क्या है, वो यंत्र है, और उसको क्या किया जाता है, आंतरिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो यही आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन आपका है सिनेबार किसका अयस्क है। ZnAuHgF ई। तो आपका Hg हो जाता है, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है, पोलियो, कोरोना, एड्स या हैजा। तो यहाँ पे हैजा हो जाता है, यानी कि 4 जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल नहीं है, लेक्लांशिया सेल, डेनियल सेल, वोल्टियर सेल या सीसा संचालक सेल। तो सीसा संचालक सेल ये राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं। तो 4.5 डिग्री सेल्सियस ये इसका राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे आप इस पे ही टिक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है डार्विनवाद संबंधित है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति या योग्यतम की उत्तरजीविता। तो डार्विनवाद संबंधित है योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी कि आपका जो 4 ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन है। लेमार्क, डार्विन, ह्यूगो डी ब्रिज या टॉन्सले। तो इसमें आपका आंसर राइट हो जाता है डार्विन। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 जून, 23 सितंबर, 11 जुलाई, 1 दिसंबर। तो इसमें आपका द ऑप्शन यानी कि 1 दिसंबर राइट हो जाता है। विद्युत धारा का मात्रक है कूलाम, वोल्ट, सेकेंड, एम्पियर। तो एम्पियर इसमें राइट आंसर हो जाता है। अचुंबकीय पदार्थ है निकिल, लोहा, कोबाल्ट, सोना। तो ये तो सभी चुंबकीय पदार्थ हैं, जैसे निकिल, लोहा, कोबाल्ट। लेकिन अचुंबकीय कौन है, तो सोना हो जाता है। आप सोने को चिपकाएंगे चुंबक के तो ये वो नहीं चिपकेगा, है ना। तो सोना हो जाता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है। HgMgMnZn। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, तो
इसमें आपका आंसर हो जाता है Mg, यानी ये जो बा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों के बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे सीरियल वाइज, ठीक है ना। तो इसमें हो जाता है दिष्ट धारा किसे कहते हैं, लिखिए। जिस धारा की दिशा और माप में परिवर्तन नहीं होता उसे दिष्ट धारा कहते हैं। सर्वाहारी जंतु किन्हें कहते हैं, तो आपको पता है सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं, जो सभी कुछ खा लेते हैं, यानी जो मांसाहारी या शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं, जैसे मनुष्य। अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं, तो जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है एड्स का पूरा नाम लिखिए। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। आप इसकी मीनिंग्स भी बहुत अच्छे से ध्यान से कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, अच्छा लिखा होना चाहिए, है ना। अगर याद भी करना पड़ता है तो इससे क्या है, इससे तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये समांतर बल रेखाएं हैं, ये हमेशा N to S जाती हैं। 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है, लिखिए। 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। अब यहाँ पे 2017 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि अति लघु उत्तरीय टाइप हैं। खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं, खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक जाल बन जाता है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। जैसे देखिए एक खाद्य श्रृंखला होती है जो सीरीज से चलती है, जैसे एक लाइन होती है कि उत्पादक है, उत्पादक को प्रथम उपभोक्ता ने खाया, प्रथम उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता ने खाया, द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय उपभोक्ता ने खाया। लेकिन जब जाल बनता है तो ये जरूरी नहीं होता कि इस सीरियल मतलब एक लाइन से चले, है ना। तो इस तरह से एक जाल बनता जाता है। तो ये जब जाल के तरीके से बनता है तो इसको क्या कहते हैं, खाद्य जाल। और इसमें जो अंतर होता है उसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से ध्यान में रखिएगा, और हो सके तो चित्रों के हिसाब से चीज़ों को बनाइएगा, क्योंकि इसमें अच्छे नंबर प्रोवाइड हो जाते हैं। हालांकि टाइम ज़्यादा नहीं होता है लेकिन इतना भी कम नहीं होता है। जब आपकी चीज़ें तैयार होंगी तो आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखो। तो विद्युत के 2 सुचालक सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। विद्युत के 2 कुचालक रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी। लकड़ी कैसी, तो सूखी हुई, है ना, गीली लकड़ी नहीं। धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है, इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों गैल्वेनीकरण किया जाता है। देखिए ये सभी के यहाँ देखिए लोहे की जो चीज़ें होती हैं तो उस पर क्या होता है, इसी तरह की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है तो उसमें जंग नहीं लगता है। सर्वदाता वो सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखे। तो सर्वदाता यानी देने वाला, है ना, सभी को देने वाला। सर्वग्राही यानी सभी से लेने वाला। तो जो देता है वो ओ है और जो सभी से लेता है ब्लड वो ए बी है ना। और जिसका ए और बी अलग अलग, जैसे किसी का ए ग्रुप है किसी का बी ग्रुप है, तो उनको तो जब जांच की जाती है और सेम ग्रुप जो जिसका होता है वही चढ़ाया जाता है। लेकिन जो ओ ग्रुप का है, जिसके ओ ग्रुप है, वो सभी को ब्लड दे सकता है, और जो ए बी का है वो सभी से ब्लड ले सकता है। विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वो परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामण रोग है, जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। अब यहाँ पर 2018 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
देख लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाता है खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना, पत्थर इत्यादि हो जाते हैं। अयस्क किससे कहते हैं, तो उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हो, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किए जाते हैं। विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। तो सुचालक क्या होता है, जैसे आप विद्युत जो तार है वहां पे आप इन सब चीजों को, जैसे कि चांदी, कॉपर, सोना, भीगी लकड़ी है, तो क्या होगा, आप तार में टच करेंगे तो करंट लगेगा आपको, तो ये सुचालक है। और कुचालक क्या होते हैं, जैसे कांच है, सूखी लकड़ी है ना, कागज है और पॉलिथीन हो जाती है, तो ये क्या है, ये विद्युत के क्या हो जाते हैं, कुचालक होते हैं। ये अगर टच हो जाते हैं तो क्या होता है, करंट नहीं लगता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रखिएगा कि कैसे करंट लग जाता है, किन किन चीज़ों को टच करने से, किन किन चीज़ों को टच करने से नहीं लगता है। तो जो टच करने से लग जाता है वो सुचालक होते हैं, सा से सुचालक, और कुचालक जो नहीं लगता है तो वो कुचालक होते हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ी सी कंफ्यूजन यही रहती है कि सुचालक कुचालक में, हालांकि कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। यदि पृथ्वी से सभी यानी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त कर दिए जाएं तो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तर के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यदि किसी एक स्तर को नष्ट कर दिया जाए तो पूरी श्रृंखला पर असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनसे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर आपकी कोई भी, जैसे कि आपका उत्पादक है, ठीक है ना, उत्पादक हैं पेड़ पौधे, और उसके बाद प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये सब हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज कम हो जाए या पेड़ पौधे नहीं है, जैसे यहाँ पे कहा गया अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा। अब बताएं, जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो प्रथम जो उपभोक्ता है वो किसको खाएंगे, ठीक है। जब ये नहीं खाएंगे तो जीवित नहीं रहेंगे। अब फिर द्वितीय उपभोक्ता भाई किसको खाएंगे, भाई ये भी नहीं जीवित रहेंगे जब इनको भोजन ही नहीं मिलेगा। फिर तृतीय उपभोक्ता, यानी ये श्रृंखला गड़बड़ा गई, बिगड़ गई, यानी सभी का होना जरूरी है। जैसे ऐसे एग्जाम्पल से समझ लें, कहते नहीं ये एक सर्किल है और हम लोग जैसे जी रहे हैं तो ये भी तो सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कोई किसी से ज़्यादा नहीं, कोई किसी से कम नहीं। हर एक इंसान से, हर एक पर्सन से कोई ना कोई काम पड़ ही जाता है, क्योंकि अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस ऐसे आप समझ लें। तो यही चीज़ यहाँ पे हो गई कि अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो जो शाकाहारी जंतु है वो किनको खाएंगे। फिर अगर जब वो नहीं खाएंगे तो वो जीवित नहीं रहेंगे, तो फिर मांसाहारी जंतु किनको खाएंगे। फिर जो सर्वोच्च उपभोक्ता है वो फिर किनको खाएंगे, यानी सभी जरूरी हो जाते हैं। खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं, तो खाद्य जाल देखिए आ गया, यहाँ पे आप देख लेते हैं। किसी भी परितंत्र में विद्यमान अनेक खाद्य श्रृंखलाओं की परस्पर अंतःक्रियाओं से जो जटिल जाल बनता है उसे खाद्य जाल कहते हैं। अब देखिए जटिल जाल किसको कहते हैं कि भाई देखिए, एक अभी हमने आपको बताया कि एक श्रृंखला चलती है सीधी, है ना, लेकिन अब यहाँ पे जब जाल, तो जाल का मतलब क्या भाई, जाल ऐसा ही तो कुछ होता है, ऐसे वाला आप समझ ले, ट्रिक वाली बात है, तो जाल ऐसा होता है। अब किसी पे ये जाल पड़ गया तो ऐसे ही तो हो जाता है। तो यानी सब एक दूसरे पर निर्भर है, को ये नहीं है कि एक ही चीज़ एक ही पे निर्भर है। कैसे, जैसे पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधों को कौन खाते हैं, तो देखिए अब जैसे पेड़ पौधे यहाँ पे समझ लें, पेड़ पौधे तो हैं ही हैं। अब इनको कौन कौन खाता है, यहाँ पे आपका हो जाता है, जैसे खरगोश भी खा लेता है, खरगोश, बकरी, है ना, गाय, ये सब खाते हैं। अब यहाँ पे कीट पतंगे भी खा लेते हैं, नहीं खाते हैं क्या। अब यहाँ पे देखिए ये चूहे भी हैं, तो ये क्या खाते हैं, अनाज खाते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं, तो यहाँ से तो ये प्राप्त होती है। तो ये अब देखिए एक चीज़ पे कई लोग डिपेंड, अब यहाँ पे इस तरह से जाल बनता चला गया, इस तरह से जाल बनता, सब मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो ये हो जाता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि
ये आपकी जो है कहते नहीं फर्स्ट रिवीजन चल रहा है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। मानव के रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है, ए बी, और देखिए आपका हो जाता है ए, ये हो जाता है बी, ये हो जाता है ए बी, और ओ ये कौन है? सर्वदाता, ये सर्वग्राही, ठीक है। और इनको ब्लड की ज़रूरत होती है तो चेक किया जाता है, तब सेम चढ़ाया जाता है। प्रतिरक्षी ये प्रोटीन के बने होते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। प्रतिजन ये ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं जो आरबीसी में चिपके रहते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी, ठीक है ना। आप यहाँ पे समझ लें कि प्रतिरक्षी और प्रतिजन, प्रतिरक्षी मतलब ये प्रोटीन के बने होते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, किस में पाए जाते हैं? तो प्रतिरक्षी प्लाज्मा में पाए जाते हैं, और प्रतिजन ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं जो आरबी से चिपके रहते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका मात्रक, तो विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर या मात्रा या को इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर। देखिए शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है पिग आयरन किसे कहते हैं? वात्या यहाँ पे है थोड़ा सा, वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। इसे कच्चा लोहा भी कहते हैं। इसमें 4% कार्बन, 93% लोहा होता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग बाल्टी बनाने, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। उपयोग प्रेस फ्यूज, जैसे प्रेस आप लगाते हो तो विद्युत धारा की प्रवाह होती है, फिर उसमें क्या होता है? वो गर्म होने लगता है। तो वही चीज तो यहाँ पे कही गई है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी जैसे आपने प्लग लगाया, विद्युत धारा क्या हुई? तो जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे देखिए प्लग है और आपने इसमें प्लग लगा दिया, अब यहाँ पे आपका प्रेस हो जाता है, तो उसमें क्या हुआ? ये जब इसमें गया तो विद्युत धारा प्रवाहित हुई, ये गर्म हो गया, ऊष्मा लेकर उत्पन्न करता है। यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। आप उदाहरण भी लिख दें। रक्त वर्ग कितने प्रकार का होता है? देखिए कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो रुधिर रक्त वर्ग 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। और यहाँ पे फिर वही चीज रिपीट करेंगे कि ओ सर्वदाता है, ए भी सर्वग्राही है। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत मत वैज्ञानिक ने दिया, यानी किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन। और इनकी पुस्तक क्या है? पुस्तक प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव। ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पुस्तक भी पूछ ली जाती है। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। अगर ऐसे पूछ लिया जाए योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया? चार्ल्स डार्विन। उनकी पुस्तक का नाम बताएं, तो पुस्तक प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव। या इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि बुक का नाम दे दिया और ये किसकी है ना। तो बहरहाल क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग चीजों को याद रखिएगा। थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण है? सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन न बढ़ना और इसी तरह के कई लक्षण बच्चों में दिखाई देने पर थैलेसीमिया रोग होता है। थकान, कमजोरी, पीलापन। खास श्रृंखला क्या है? खास श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है। यहाँ पे अब आप लोगों के देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे फिर से स्टार्ट होते हैं, सीरियल वाइज चल रहे हैं। तो पहले बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस देखे, अब अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देख रहे हैं। उसके बाद सारे यानी 2016 से 2022 तक के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? तो यहाँ पे देख लेते हैं एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है। तो एड्स रोग HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम द्वारा होता है। इस रोग का विषाणु शरीर में रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। सेकंड क्वेश्चन आपका हो जाता है प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देख लेते हैं प्राथमिक उपचार आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने से पहले तक जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। यानी देखिए जब किसी की चोट लग जाती है तो क्या होता है कि वहीं पे ऐसा तो है नहीं कि भाई तुरंत चोट लगी तुरंत डॉक्टर आ गए या आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच गए। कभी कभी तो ऐसा होता है हॉस्पिटल काफ़ी दूरी पे होता है, तो जब
दूरी पे है तो पहुंचना इतना आसान नहीं होता है, या आप घर पे हैं और हॉस्पिटल थोड़ी तो दूरी पे होगा ना, तो चोट लग गई, अब आप क्या करेंगे? प्राथमिक उपचार करेंगे। अगर ब्लड निकल रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करेंगे। अगर बाई चांस आप कहीं जा रहे हैं, कोई घटना घट गई या पानी में डूब गए या कुछ भी ऐसा हुआ, तो क्या होगा? बाहर निकाला जाएगा। फिर उसके बाद आपके जो पानी हो गया तो उसको पेट के बल लिटा के पानी निकाला जाता है। ये सब जो किया जाता है तो वो क्या है? वो प्राथमिक उपचार है। वहीं पे जो चीज़ आपको उपलब्ध है उन्हीं चीज़ों से आपको प्राथमिक उपचार करना है, क्योंकि वहाँ पे तो ये हर एक चीज़ तो अवेलेबल नहीं होगी, है ना। जैसे आपके फर्स्ट एड बॉक्स में रखे हुए सामान है या आप हॉस्पिटल में हर चीज़ प्रोवाइड हो जाए, तो वहाँ पे आपको हर एक चीज़ नहीं प्रोवाइड है, लेकिन वहां पे उपचार किया जाता है। तो उसी उपचार को क्या कहते हैं? तो उसी उपचार को प्राथमिक उपचार कहते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका हो जाता है अयस्क से आप क्या समझते हैं? तो देख लेते हैं। अयस्क जिन खनिजों से धातुएं सुविधा पूर्वक या आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं तथा कम खर्च में धातुएं प्राप्त हो जाती हैं, उन्हें अयस्क कहते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका के कार्य लिखिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन, रुधिर कणिकाओं के प्रकार, ठीक है ना। तो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। और यहाँ पे ये कहा गया है कि किसी एक रुधिर कणिका के कार्य लिखने हैं। तो यहाँ पे लाल रक्त कणिका के कार्य देख लेते हैं। लाल रक्त जो कणिकाएं हैं वो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका परिवहन करते हैं। देखिए आप आसानी से लिख सकते हैं, यानी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका परिवहन करते हैं। अब क्वेश्चन आपका हो जाता है समजात अंग किन्हें कहते हैं? यहाँ पे देख लेते हैं समजात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण सही स्पष्ट कीजिए। तो समजात अंग को देख लेते हैं। समजात अंग वे अंग होते हैं जो उत्पत्ति एवं संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए ये हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आपका देख लेते हैं आंसर। आवेश की मात्रा की गणना I बराबर Q/T। अब 1 घंटा यानी 60 मिनट होता है ना, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट। अब 1 मिनट में कितने होते हैं? तो 60 सेकेंड। तो आप इसको गुणा कर देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका 5 × 3 यानी 18,000 आंसर निकल कर आ जाएगा। Q बराबर I/T। इस तरह से आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है 2021 के स्टार्ट हो जाते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, विद्युत धारा अदिश राशि है, स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत धारा अदिश राशि है क्योंकि जो विद्युत धारा होती है उसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इसलिए मतलब रीजन भी बता दिया गया कि उसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं। और सदिश में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होती है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा समूह है? तो मेंडलीफ आवर्त सारणी 9 वर्ग तथा 7 आवर्त, और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त तो 7 है लेकिन वर्ग कितने हो गए? तो 18 यहाँ पे, ठीक है ना। HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किस परीक्षण को कराया जाता है? नाम बताओ। तो एलिसा परीक्षण। और HIV वायरल लोड टेस्ट, आप ये भी लिख सकते हैं, एलिसा परीक्षण, है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो प्राथमिक उपचार संक्रमण होने की संभावना को कम करने में मदद करता है और मामूली कट या घाव की उचित देखभाल करने की स्थिति खराब होने से बचाता है, यानी यहाँ बचता है। यानी यहाँ देख लीजिए ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है, यानी आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्राथमिक उपचार के बारे में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। कैसा होता है? तो सदैव सीधा होता है। सदैव सीधा होगा। कैसा होगा? देखिए इस तरह से होता है।
और इसमें क्या होता है 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी कि यहाँ पे जितनी ऊर्जा है फिर उसके बाद यहाँ पे 10% कम, फिर यहाँ पे इस तरह से घटती जाती है। तो ये सदैव सीधा होता है। क्वेश्चन है यानी यहाँ पे 2022 स्टार्ट हो गया। 2022 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। आवेश का मात्रक क्या है? एकांक आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश का मात्रक कूलाम एकांक। एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे अपने बराबर के समान आवेश का 9.0 × 10⁻9 न्यूटन के बल के प्रतिकर्ष करता है। ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध व विद्युत में संबंध लिखिए। तो प्रतिरोध R के समय वे विभवांतर का स्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। तीनों राशियां ओम के नियम का पालन करती है। V = I R। जहाँ पे देखिए इस तरह से हो, इसका मतलब होता है I R है, यानी I × R। यही तो होता है ना, क्योंकि गुणा छिपा हुआ होता है। आवर्त तथा वर्ग से क्या समझते हैं? आवर्त तत्वों के परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्रमबद्ध करने पर 36 कतारें प्राप्त होती है, जिन्हें आवर्त कहते हैं। वर्ग आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु भार के वृद्धि क्रम में 36 कतारों में सजाने पर समान गुण वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में उपस्थित रहते हैं, इन्हें वर्ग कहते हैं। खनिज एवं धातु से आप क्या समझते हैं? खनिज से शुद्ध धातु प्राप्त करना कठिन होता है। अयस्क यहाँ पे धातुओं से शुद्ध धातु प्राप्त करना आसान होता है। एलिसा परीक्षण क्या है? देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया। एलिसा परीक्षण एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे, भले क्वेश्चन को आंसर कर देते, कभी कभी ऐसा होता है जो आंसर होता है उसी को क्वेश्चन के रूप में कर देते हैं, ऐसे तो हुआ है। तो इस तरह से आप ये चीज़ ना सोचिएगा अरे वो क्वेश्चन तो आया ही नहीं है, मतलब आपकी तैयारी हर तरह से होनी चाहिए। हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है जो लीवर यकृत पर हमला करते हैं और उसे क्षति पहुंचाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर उदाहरण देकर समझाइए। तो जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सुगमतापूर्व होता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि हो जाते हैं। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता है उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, ऊन, पोर्सिलीन, वायु आदि हो जाते हैं। पिग आयरन से क्या अभिप्राय है? इसका उपयोग कहाँ करते हैं? पिग आयरन कच्चा लोहा होता है। इसमें 93% लोहा तथा 4.5% कार्बन तथा शेष सल्फर, फास्फोरस तथा सिलिकॉन की अशुद्धियां पाई जाती है, जिसके कारण इनका गलनांक कम होता है या भंगुर होता है। इसका उपयोग स्टोरेज टंकी, पाइप बनाने में, टब, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि चुंबक के सिरे पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो चुंबक के सिरे पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। सर्वप्रथम कागज पर लोहे का बुरादा लेकर फैला दें, उसके बाद एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे पर ले जाकर चारों ओर घुमाएं। हम देखते हैं कि चुंबक के दोनों सिरों पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक मात्रा में चिपकता है। अतः हम कह सकते हैं कि चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। खाद्य श्रृंखला को संक्षेप में समझाएं। फूड चेन भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर परितंत्र में विभिन्न जातियों के बीच के संबंध को खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो उत्पादक कहते हैं। अब इनको कौन खाता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी, है ना। फिर शाकाहारी को कौन खाता है? तो मांसाहारी, यानी जो छोटे जंतु होते हैं उनको, फिर बड़े जंतु, इस तरह से चलता रहता है। तो यानी क्रम चलता रहता है। तो उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। इसमें खास श्रृंखला का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। जैसे हमने आपको बताया ना कि एक ही दिशा में, देखिए एक ही दिशा में चल रहा है ना।
पारितंत्र में उत्पादक तथा उपभोक्ता के मध्य पोषण के लिए एक निश्चित संबंध होता है। इस प्रकार के सरलतम संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। डार्विनवाद के 5 आधारभूत सिद्धांत बताएं तो डार्विनवाद के आधारभूत सिद्धांत या सिद्धांत निम्नलिखित तत्वों को आधार मानकर प्रतिपादित किया जाता है: प्राकृतिक वर्ण या चयन, विभिन्नताएं, योग्यतम की उत्तरजीविता, जीवन संघर्ष, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा। सोडियम एवं आप इसमें जो है डिटेल में लिखेंगे चीज़ों को जैसा टाइम हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सोडियम एवं मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसकी अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो सोडियम मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा छन्ना कागज से सुखा ले, कांच के एक बर्तन को पानी से आधा भरे तथा सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दे। हम देखते हैं कि धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तीव्र गति से इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। 2Na प्लस 2H2O एरो 2NaOH प्लस H2 सोडियम, और ये आपका 2H2O जल और 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 हाइड्रोजन गैस। सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। Mg प्लस H2O एरो MaO प्लस H2 सोडियम जल मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाए। तो यहाँ पे विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र आपका देख लेते हैं, सबसे लास्ट में है। ये देखिए यहाँ पे विद्युत बल्ब का इस तरह से आप नामांकित चित्र अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पे आपका हो जाता है पिन, पीतल की टोपी, कांच की छड़, सुचालक तार, कांच का बल्ब, फिलामेंट, और ये आपका हो जाता है। आप इसको अच्छे से देख लें और 1 से 2 बार आप बनाएंगे तो आराम से ये आप बना ले जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र। ये आप लोगों ने देख लिया है। अब स्टार्ट होते हैं नेक्स्ट। तत्वों की आवर्त सारणी के गुण व दोष क्या हैं? ओम का नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V बराबर RT, R बराबर V/1। प्रतिरोध R के मध्य साथ विभवांतर स्रोत V का स्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा में प्रवाहित होती है। तीनों राशियां ओम के नियम का पालन करती हैं, अर्थात V बराबर IR। आप इस तरह से इसको बना लेंगे बहुत ही ईजिली तरीके से, बहुत ही आसानी से। आप देखिए यहाँ पे इस तरह से आप इसको बना देंगे। यहाँ पे R प्लस और ये माइनस और ये आपका एरो, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस तो करनी ही रहेगी। धारावाही परिनालिका से क्या अभिप्राय है? सचित्र वर्णन कीजिए। धारावाही परिनालिका यदि किसी सुचालक पदार्थ जैसे लकड़ी, गत्ता, मोटा कागज या प्लास्टिक की बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोहित तारों को यानी विद्युत रोधित तारों को नलिका की लंबाई पर लपेटा जाए तो इस प्रबंधन की प्रनलिका कहते हैं। इसके तार के सिरों को शुष्क शेल बी कुंजी के तथा धारा नियंत्रक आर से जोड़ देते हैं। यदि इस प्रकार लटकाया जाता है कि वह क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, विद्युत यदि उसी परिनालिका से सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह उत्तर दक्षिणी दिशा में ठहर जाती है, क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका एक क्षण चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, जिसका एक तार उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा हो जाता है दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यह परिनालिका में विद्युत धारा की दिशा बदल दे तो उनके सिरों की ध्रुवता भी बदल जाती है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, वैसे आपकी मर्जी जहाँ से, लेकिन इसमें यहाँ पे इजीली से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ से आप इसको अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से
जैविक घटक क्या होता है और इनके घटकों का संक्षिप्त वर्णन करो। जैविक घटक पादप जंतु और सूक्ष्म जीव पारितंत्र का जैविक घटक बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा के प्रयोग करने के आधार पर इन जैविक घटकों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। उत्पादक हरे पौधे, देखिए हरे पौधे क्या है, उत्पादक है। सभी प्रकार के पर्णित युक्त हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करते हैं, अतः इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है, क्योंकि भोजन बनाने की क्षमता केवल स्वपोषी अर्थात हरे पौधों में ही होती है। इनको उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले जीवों को उपभोक्ता या परपोषी कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, देखिए ये खरगोश है और ये गाजर या मूली को खा रहा है, और यहाँ पे टिड्डा ये पत्तियों को खा रहा है। इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो सीधे हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए जंतु शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, खरगोश, हिरण, टिड्डा, एफिड, पादप सूत्रकृमि जैसे हेटेरो डेरा, ये सब हो जाते हैं द्वितीय उपभोक्ता। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि आपके द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं। इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं का उपभोग करते हैं, इसलिए जंतु मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे जूक, मेढक, है ना, टोट, छिपकली, चिड़िया, बिल्ली, भेड़िया और मलेरिया फैलाने वाली मादा मच्छर हो जाते हैं। तृतीय उपभोक्ता, इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ताओं मांसाहारी जंतुओं को अपना शिकार बनाते हैं, जैसे सर्प, बाज, सिंह, बाघ, ये हो जाते हैं। अपघटक एवं अपदरभोजी, जैसे अपघटक कौन होते हैं, जो ये अपशिष्ट जो शेष पदार्थ बच जाते हैं तो उनको खाते हैं, उनको वो खत्म करते हैं, है ना। ये परपोषी मृतपोषी जीव मृत पौधों व जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं, इन्हें अपघटक कहते हैं। परंतु कुछ जीव मृत पौधे या जंतुओं का तब तक उपभोग नहीं करते जब तक कि वे छोटे टुकड़ों या भागों में न विभाजित हो जाएं। इन जीवों को अपदरभोजी या अपदरहारी कहते हैं। उदाहरण कवक, फफूंदी, जीवाणु, प्रोटोजोआ, मृदंग, सूत्रकृमि, केचुआ, जूलस, स्प्रिंगटल्स आदि। एनीमिया तथा ल्यूकीमिया रोग किस कारण होता है, इसके बचाव व उपचार क्या है। एनीमिया शरीर में खून की कमी, रक्ताल्पता का साधारण मतलब खून की कमी है। ये लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाले एक कण यानी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। इसकी कमी होने से पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आती है, जिसके कारण व्यक्ति में थकान और कमजोरी महसूस करता है। बचाव व उपचार, चिकित्सक की सलाह के अनुसार भोजन पर विशेष ध्यान देना, आयरन सप्लीमेंट लेना, प्रतिदिन 6 से 8 ग्लास तरल पदार्थ लेना, हरी पत्तेदार सब्जियां लेना। ल्यूकीमिया रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता में रुकावट पैदा करता है। उपचार, इसका उपचार औषधीय चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। कुछ उपचार विकिरण चिकित्सा के द्वारा भी मरीजों की जीवन शैली में सुधार करते हुए अस्थि मज्जा के जमाव की कमी लाने या उपचार के बाद उचित देखभाल करना। लोहे के अयस्क में पिग आयरन प्राप्त करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। अयस्क को वायु की उपस्थिति में उनके गलनांक से कम ताप तक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन या निस्तापन के पश्चात परगलन की क्रिया एक विशेष प्रकार भट्टी में की जाती है, जैसे भर्जित हेमेटाइट अयस्क को कार्बन, कोक और चूना पत्थर के साथ मिलाकर वात्या भट्टी में प्रगलन करने पर विभिन्न क्रियाओं के पश्चात कच्चा लोहा पिग आयरन प्राप्त होता है। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। आप चित्र अच्छे से इसको बना सकते हैं, इसमें चित्र भी साथ में है, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। ये देखिए आपका हो जाता है वात्या भट्टी का चित्र। आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से बन जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी व्यर्थ ये गैसें हो जाती हैं, देखिए यहाँ से निकल रही हैं। भर्जित अयस्क, कोक, सिलिका, पानी का जैकेट, गर्म धातु, धातुमल, मैट, ये सब हो जाते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है, समझाएं। देखिए यहाँ पे ये अतिलघुत्तरीय टाइप में भी पूछा गया, अब इसमें भी देखिए तो रक्त ए बी, ए अलग है आपका, बी अलग है, फिर ए बी और ओ।
लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, चुंबक के दो गुण लिखिए। तो चुंबक के दो गुण हो जाते हैं। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। प्राथमिक उपचार को परिभाषित कीजिए। तो आपको पता है प्राथमिक उपचार, जो चोट लग जाए तो जो उपचार तुरंत किया जाता है डॉक्टर के पास जाने से या डॉक्टर को बुलाने से पहले जो उपचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। साधारण रूप से प्रायः आपातकालीन स्थिति में जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। अर्थात संकटकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने तक या अस्पताल तक ले जाने से पहले तुरंत दी जाने वाली सहायता उपचार प्राथमिक उपचार कहलाती है। आवृत्त तथा वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो वर्ग सारणी के में 8 ऊर्ध्वाधर खाने हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं। आवृत्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियां आवृत्त कहलाती हैं। इनमें कुल 7 आवृत्त हैं। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो संक्षारण की 2 विधियां: पेंट करके जिंक की परत चढ़ाकर तेल या ग्रीस जमा कर। विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय आवश्यक हैं, संक्षेप में लिखिए। विद्युत धारा के खतरों से बचाव के कारण आग बुझाने के यंत्र काम करने की स्थिति में होने चाहिए। ट्यूबलाइट के बजाय एलईडी बल्ब का प्रयोग। इमरजेंसी के दौरान भागने के लिए सीढ़ियां एवं रिफ्यूज एरिया को खाली रखना चाहिए। कटे फटे अथवा क्षतिग्रस्त विद्युत तार को फौरन बदल दें। बिजली के खंभों और वृक्षों से दूर रहना चाहिए। धात्विक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो पादप जंतु और सूक्ष्म जीव पारितंत्र का जैविक घटक बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा के प्रयोग करने के आधार पर इन जैविक घटकों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। उत्पादक, उदाहरण हरे पौधे, सभी प्रकार के पर्णरित युक्त हरे पादप सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करते हैं, अतः इन्हें स्वयंपोषी भी कहा जाता है क्योंकि भोजन बनाने की क्षमता केवल स्वयंपोषी अर्थात हरे पौधों में ही होती है, इसको उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता, खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले जीवों को उपभोक्ता या परपोषी कहते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो सीधे ही हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए जंतु शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, खरगोश, हिरण, टिड्डा, एफिड, पादप, सूत्रकृमि जैसे हेटेरोडेरा, ये क्या है? ये प्राथमिक उपभोक्ता है। द्वितीय उपभोक्ता, इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं का उपभोग करते हैं, इसलिए जंतु मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे मेढक, जोक, छिपकली, चिड़िया, बिल्ली, भेड़िया, मलेरिया फैलाने वाली मादा मच्छर आदि हो जाते हैं। तृतीय उपभोक्ता, इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ताओं मांसाहारी जंतुओं को अपना शिकार बनाते हैं, जैसे सर्प, बाज, सिंह, बाघ आदि हो जाते हैं। अब घटक एवं दरभोजी, वे परपोषी, मृतपोषी जीव मृत पौधों व जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं, इन्हें अपघटक कहते हैं। परंतु कुछ जीव मृत पौधों या जंतुओं का तब तक उपभोग नहीं करते जब तक कि वे छोटे टुकड़े या भागों में न विभाजित हो जाएं। इन जीवों को अपदरभोजी या अपदरहारी कहते हैं। उदाहरण कवक, फफूंदी, जीवाणु, प्रोटोजोआ, मृदा सूत्रकृमि, केंचुआ आदि मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषीय अंगों के नाम लिखे। अपेंडिक्स, साइरस, पूंछ की हड्डी, कान की मांसपेशियां, नरों में निपल्स, ये हो जाते हैं। धातु तथा अधातु में अंतर लिखिए। तो इसको देख लेते हैं। धातु तथा अधातु में अंतर देख लेते हैं। धातु तथा अधातु, तो धातु क्या होते हैं? वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, वे धातु कहलाते हैं। अथवा धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातु वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते, अधातु कहलाते हैं। अथवा अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातुएं प्रायः ठोस होती हैं, जैसे पारा। अधातुएं तीनों अवस्थाओं में होती हैं, ठोस, हवा, गैस में पाई जाती हैं। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, इनमें कोई चमक नहीं होती है। धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती हैं, अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। चुंबक के गुण एवं इसके उपयोग लिखिए।
तो चुंबक के यहाँ पे देख लेते हैं चुंबक के गुण। तो चुंबक के सजातीय ध्रुवों के परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण के द्वारा चुंबक उत्पन्न कर देते हैं। उपयोग फ्लॉपी डिस्क, ऑडियो टेप, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड आदि में एक चुंबकीय पट्टी उपयोग में लाई जाती है। लाउड स्पीकर एवं माइक्रोफोन में, विद्युत मोटर एवं विद्युत जनित्र में। प्राथमिक उपचार के लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें जरूरी हैं? प्राथमिक उपचार को आवश्यकता अनुसार रोग निदान करना चाहिए। घायल को कितनी, कैसी और कहाँ तक सहायता दी जाए पर विचार करना चाहिए। इससे रोगी की दशा और स्थिति देखनी चाहिए। घटना स्थल पर उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। मेंडलीफ के अनुसार संक्रमण तत्व क्या है? तो आवर्त सारणी में 8वें वर्ग को संक्रमण वर्ग कहते हैं। एड्स रोग के लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। तो लक्षण HIV जो एड्स को उत्पन्न करता है कि मुख्य लक्ष्य कोशिकाएं T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं। विषाणु का RNA जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसेज एंजाइम की सहायता से रेप्लिकेशन द्वारा DNA बनाता है। इस प्रकार जब विषाणु शरीर में पहुंचकर इन कोशिकाओं को संक्रमित करता है और प्रोवाइड्स निर्मित करता है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से ग्रसित होता है तो उसे भूख की कमी, कमजोरी, थकावट, पूर्ण शरीर में दर्द, खांसी, मुख व आंत में घाव। दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष के बारे में बताएं तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति असंगत होती है। एक समान तत्वों को पृथक जबकि कुछ असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। तत्वों के कुछ असंगत युग्मों की स्थिति और आपका हो जाता है आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया। इसके बाद आपके देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके यहाँ पे 2020 है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं वात्या भट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं वात्या भट्टी यहाँ पे आपकी हो जाती है। ये देखिए आपकी है, आप सचित्र वर्णन पूछ रहे हैं तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं वात्या भट्टी। यह भट्टी इस्पात की चादरों से बनी होती है जिसके भीतरी भाग में अग्निशः ईंटों का अस्तर लगा होता है। भट्टी जल के जैकेट से घिरी रहती है। इसकी ऊंचाई 15 से 20 फुट होती है। भट्टी के ऊपर भाग में अयस्क डालने के लिए द्वार होता है तथा बेकार गैसों के निकलने के लिए ऊपरी कोने में एक मार्ग भी होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाता है। देखिए यहाँ पे व्यर्थ गैसें निकलने के लिए भर्जित गैस, ये कोक सिलिका और पानी का जैकेट देखिए यहाँ पे है। और गर्म धातु में धातुमल और ये हो जाता है, यानी ये 2 बार आ गया। देखिए रिपीट हुआ है, यानी कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है डार्विनवाद को समझाएं। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं डार्विनवाद को समझाएं। तो यहाँ पे देख लेते हैं डार्विनवाद के बारे में समझ लेते हैं। चार्ल्स डार्विन द्वारा जैव विकास के संबंध में प्रस्तुत विचार ओरिजिन और स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में वर्ष 1859 में प्रकाशित किए गए। इसके मुख्य बिंदु निम्नवत हैं। प्रत्येक जीव जाति में संतान उत्पत्ति होने की प्रचुरता होती है। इसके बावजूद प्रकृति में प्रत्येक जाति की जीवधारियों की संख्या सीमित रहती है क्योंकि प्रत्येक जीवधारी को अस्तित्व बनाए रखने के लिए 3 प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है: अंतःजातीय संघर्ष, अंतर्जातीय संघर्ष तथा वातावरणीय संघर्ष। समस्त जीवधारियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं रंग रूप के साथ ही विभिन्न लक्षणों की हो सकती हैं। जीवन के संघर्ष में वही जीवधारी सफल होते हैं जिनमें वातावरण के अनुकूल विभिन्नताएं होती हैं। प्राकृतिक वर्ण से विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्र होती रहती हैं तथा कालांतर के बाद भिन्नता के चलते नई पीढ़ी बन जाती है। क्वेश्चन आपका हो जाता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ तथा दोषों का वर्णन कीजिए। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के पहले लाभ देख लेते हैं, फिर दोष देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हो किसी में लाभ भी होता है तो दोष भी होता है। कहते हैं गुण भी है तो दोष भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, हर चीज़ में होती है। इस सारणी में 92 तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन 9 समूहों में कर दिया गया। यानी क्या कह रहे हैं कि सारणी में 92 तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का 9 ही समूहों में कर दिया गया। परमाणु भार का आंकलन सहजता से कर सकते हैं। संदेहात्मक परमाणु भारों का सही निर्धारण में सहायता मिलती है। नए तत्वों की खोज में सहायता प्राप्त होती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष: सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है। तत्वों के वर्गीकरण के आधार परमाणु भार होने पर समस्थानिकों के लिए सारणी में स्थान नहीं है। कुछ तत्वों के युग्म ऐसे हैं जिनमें पहले तत्व का परमाणु भार उसके आगे वाले तत्व से ज्यादा है, जैसे ऑर्गन 40 पोटेशियम 39 से पहले है। अब देखिए यहाँ पे आपके ये हो जाते हैं गुण और दोष
सब आपने देख लिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपका हो जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाएं। तो जब विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। इस प्रकार विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से खाद्य जाल बनता है। खाद्य जाल एक जटिल संरचना होती है, इससे भोजन अथवा ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशात्मक होता है। अब देखिए खाद्य जाल, यहाँ पे पौधे हैं तो पौधों को कौन खा रहा है, खरगोश भी खा रहा है, कीट भी खा रहे हैं, चूहा भी खा रहा है। अब देखिए कीट को मेढक भी खा रहा है, मेढक को कौन खा रहा है, सर्प खा रहा है, खरगोश को बाज खा रहा है, चूहे को कौन, तो सर्प खा रहा है, बाज भी खा रहा है और सर्प को बाज खा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, ये आपके हो जाते हैं। यानी यहाँ यह खाद्य जाल पौधों से शुद्ध होकर सर्वोच्च मांसाहारी जीव बाज पर जाकर खत्म होता है। इसमें 4 खाद्य श्रृंखलाएं, जिसमें देखिए खाद्य 4 खाद्य श्रृंखलाएं 1 2 3 4 जो बताया हमने आपको भी वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन है दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। आप क्वेश्चन यहाँ पे देख लें, फिर उसके बाद हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए दिए गए चित्र, यहाँ पे चित्र देखिए दिया गया है और यहाँ पे कहा गया दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपका हो जाता है चित्र के अनुसार आपका सबसे पहले आप इसको सूत्र से लगाएंगे, इसको पुट करेंगे तो 1/2 + 1/3 + 1/4 बराबर आप इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे आपका इतना निकल कर आता है एलसीएम पर, ठीक है ना। तो फिर उसका आप भाग कर देंगे तो 0.92 और उसके बाद r बराबर 0.92 + 1 + 5 बराबर 6.92, ये आपका और ये ओमेगा हो जाता है। ये इस तरह से आपका आंसर ये आप लोग कर ले जाओगे बहुत अच्छे से। WBC और प्लेटलेट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं RBCS से अपेक्षाकृत कम होती है, रंगीन होती है तथा इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, आर्गेन्युलोसाइट्स। और यहाँ पे क्या है प्लेटलेट्स पर, अभी यहाँ पे WBC और प्लेटलेट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स देख लेते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये केवल स्तनधारियों के शरीर में ही पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स अति सूक्ष्म, संकुचनशील, गोल तथा केंद्र रहित होती हैं। ये घाव के स्थान पर रुधिर को जमा करके थक्का बना देती हैं। अब क्वेश्चन आपका हो जाता है अस्थि भंग क्या है, अस्थि भंग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो अस्थि भंग यानी अस्थि का टूटना, नाम ही से पता चल रहा है ना। किसी हड्डी या अस्थि के टूटने या उसमें दरार पड़ने को अस्थि भंग कहते हैं। हड्डियों पर एक सीमा से अधिक बल, दबाव या झटका लगने से या अस्थियों में कर्क रोग होने से या अन्य रोगों के चलते अस्थि भंग हो जाती है। अस्थि भंग के प्रकार, चिकित्सा विज्ञान में अस्थि भंग को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। साधारण अस्थि भंग, खुला अस्थि भंग, विखंडित अस्थि भंग और संपीड़न अस्थि भंग। इसको डिटेल में आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, जैसा आपके पास टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग वर्क कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, यानी 2021 स्टार्ट हो जाता है। 2021 में जो लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस आए थे उनको देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप कई बार देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला सरल संरचना वाली होती है। कैसी होती है कि इस तरह से चलती है। यहाँ पे हरे पेड़ पौधे हो जाते हैं, यहाँ पे शाकाहारी हो जाते हैं जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। उसके बाद इनको जो खाते हैं वो मांसाहारी यानी द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं। उसके बाद जो बड़े जंतु खाते हैं छोटे जंतुओं को तृतीय उपभोक्ता हो जाते हैं। और खाद्य जाल जटिल संरचना होती है। भाई खाद्य जाल कैसी होती है कि जरूरी नहीं एक चीज को एक ही जंतु खाए। तो पेड़ पौधों को कौन खाता है, खरगोश भी खा सकता है, गाय भी खा सकती है, इधर कीट पतंगे भी खा सकते हैं, इधर चूहा भी खा सकता है। क्योंकि भाई जो ये चूहा क्या होता है, चूहा यही सब चीजें खाता है। तो कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो ये हरे पेड़ पौधों से। तो ये सब चीजें, उसके बाद इनको कौन खाता है, जैसे इस तरह से एक जाल बनता चला जाता है। तो ये जटिल हो जाता है। खाद्य श्रृंखला से सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं और खाद्य जाल का निर्माण खाद्य श्रृंखला से होता है। और इसमें क्या कह रहे हैं कि खाद्य श्रृंखला में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अगर इनमें से कोई एक कम हो जाए, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे ना रहे,
तो क्या होगा, जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो छोटे जंतु किनको खाएंगे, फिर छोटे जंतु जो मांसाहारी हैं वो क्या खाएंगे। तो इस तरह से सभी का होना ज़रूरी हो जाता है। और खाद्य जाल में हो जाता है उनका निर्माण खाद्य श्रृंखला से होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, यानी एक दिशा में होता है, और खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशात्मक में होता है। बहुदिशात्मक में तो भाई होगा, जब जाल बनेगा इस तरह से तो बहुदिशात्मक ही तो होगा ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसमें जीवों की संख्या कम होती है और इसमें जीवों की संख्या अधिक होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, जीवों की संख्या की भाई उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, और इसमें इस तरह से जाल बनता चला जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है कूलाम का नियम समझाएं। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल्ब का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रविधियों का उल्लेख कीजिए। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण और बाद में उसको परिष्कृत करके उपयोग में लाए जाने योग्य बनाने के लिए प्रक्रम को धात्विकता कहते हैं, धात्विकी कहते हैं। सभी प्रकार की धातुओं को उनके अयस्कों से एक ही विधि से प्राप्त करना संभव नहीं होता। यद्यपि धात्विकी प्रक्रम में मुख्यतः 3 पद निश्चित रूप से होते हैं: अयस्क की समृद्धि, अपचयन, परिष्करण, ये हो जाते हैं। रक्त के थक्का बनाने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। स्कंदन के लिए रक्त के बिंबाणु प्लेटलेट सक्रिय होकर एक दूसरे से चिपकने लगते हैं और साथ साथ फाइब्रिन भी जमा करा जाता है। यदि स्कंदन ठीक से न हो तो घाव से रक्त बहता है जो प्राणी के लिए हानिकारक होता है या मृत्यु का कारण बनता है। यदि किसी परिपथ में 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन 1 घंटे के लिए प्रवाहित होते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो Q बराबर 10 की पावर 5, समय 60 मिनट, यानी 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। आप इसको गुणा कर देंगे, उसके बाद आपका Q बराबर IT बराबर 10 की पावर 5 और आपका 3600, ये हो गया। अब 10 की पावर 5 को आप कैसे लिख सकते हैं कि 10 को 5 बार आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 और 4 और यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। अब ये 5 जीरो आप उठा लेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो गया ना, 5 हो गए। तो 5 जीरो को आप उठा लेंगे, 2 3 4 5 और 1 ये तो ही है, यहाँ पे ये हो जाता है और यहाँ पे 3600। अब आप इसको काट देंगे और आपका आंसर निकल कर क्या, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दिए, फिर उसके बाद आप भाग कर देंगे। भाग करने पर 27.7 एम्पियर आंसर निकल कर आपका आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप अच्छे से कर पाएंगे। थैलेसीमिया रक्त दोष के परिचय, कारण, लक्षण तथा परिणाम के बारे में वर्णन कीजिए। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है। इस बीमारी में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जो एनीमिया और थकान का कारण बनती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बहुत ही कष्टदायक रोग होता है। लक्षण: हाथ पैर ठंडे पड़ना, सूखता चेहरा, वजन न बढ़ना इत्यादि। इन सभी कारणों से अगर कोई व्यक्ति पर ध्यान ना दिया जाए तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। फर्स्ट एड बॉक्स क्या है, इसके कार्यों को समझाएं। तो फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, जब प्राथमिक उपचार किया जाता है तो घर में कुछ चीज़ें, प्राथमिक उपचार का मतलब पहले इसको समझ लेते हैं। हालांकि कई बार इसको समझाएं कि जब चोट लग जाती है अचानक तो तुरंत तो हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तुरंत हम डॉक्टर को नहीं बुला सकते, उससे पहले हम कुछ इलाज करते हैं, तो वो प्राथमिक उपचार होता है। अब उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए। जैसे कॉटन हो जाता है, स्प्रिट हो जाती है, डेटॉल हो जाता है, इस तरह से कुछ ऐसे पेन किलर हो जाते हैं। ये सब चीज़ें हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये हर एक चीज़ अवेलेबल होगी तो जहाँ जो वो बॉक्स होता है उसी को फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं किताबी भाषा में इसको भी। फर्स्ट एड बॉक्स एक ऐसी किट है जिसमें आपातकालीन स्थिति में प्रयोग करने के लिए दवाएं, उपकरण और अपनी सुरक्षा करने वाला कुछ सामान होता है। इस किट की मदद से हम व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर उसकी जान बचाते हैं, इसलिए यह प्रत्येक घर, संस्थान तथा यात्रा में भी लाया जाता है। यानी देखिए फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्यों?
क्योंकि देखिए चोट का कोई ये तो है नहीं कि टाइम तो होता नहीं है कि कब लग जाए, कब दुर्घटना हो जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें अवेलेबल हो, आप यात्रा पे जा रहे हो तब भी आपके साथ में ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे अचानक से कहीं पे चोट लग गई, कभी कभी तो ऐसा होता है ऐसी जगह पे लगती है चोट जहाँ पे हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं और जब तक ले जाया जाता है तब तक मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि ब्लड अगर ज़्यादा निकल रहा है और उसे रोकथाम ना की जाए तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं, बहुत डिटेल में भी लिख सकते हैं और इतना भी डिटेल में ना कीजिएगा, क्योंकि जैसा टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग वर्क कीजिएगा। ज़्यादा डिटेल में लेके बैठ गए, क्योंकि 1 ही घंटे का पेपर होता है, उसी में आपको सब चीज़ें करनी होती है, जितनी फॉर्मेलिटी होती है वो भी करनी होती है और उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने रहते हैं, राइटिंग का भी ख्याल रखना रहता है, प्लस सफाई। क्योंकि देखिए राइटिंग अलग चीज़ है कि ज़रूरी नहीं होती सभी की राइटिंग अच्छी हो, लेकिन स्वच्छता का ध्यान रखें, साफ सुथरी लिखें तो वो राइटिंग अच्छी लगेगी, है ना। ये चीज़ हो जाती है। अब राइटिंग बनाने तो नहीं बैठेंगे आप। उसके बाद आपका हो जाता है यहाँ पे विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं विद्युत विभवांतर। किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर या वोल्टता कहते हैं। दूसरे शब्दों में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को यानी उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। विभवांतर तो किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर या वोल्टता कहते हैं और दूसरे शब्दों में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है धातु निष्कर्षण से आपका क्या आशय है, इसकी प्रमुख विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो धातु का निष्कर्षण, धातुओं को उनके प्राकृतिक स्रोत से विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों का प्रयोग करके प्राप्त करना धातु निष्कर्षण कहलाता है। विधियां अयस्क का पीसना, निस्तापन, भर्जन, परगलन, शोधन ये सभी हो जाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है ऊष्मा के सुचालक और कुचालक पदार्थों में अंतर उदाहरण देकर समझाएं। तो ऊष्मा के सुचालक और कुचालक वे पदार्थ जिनमें आवेग एक स्थल से दूसरे स्थल को सुगमता से प्रवाहित हो जाता है विद्युत के चालक अथवा सुचालक पदार्थ कहलाते हैं तथा वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता विद्युत के कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत के सुचालक पदार्थ जैसे पीतल, तांबा, चांदी, कार्बन, पारा, अम्लीय जल, लवणों के जलीय विलय, मनुष्य का शरीर एवं पृथ्वी, ये सब क्या है। जैसे आप तार है ना, उसमें करंट प्रवाहित है और ये सब चीज़ें टच हों तो क्या होगा, तो करंट लग जाएगा। लेकिन जैसे सूखी लकड़ी हो जाती है ना, रेशम हो जाता है, मोम है, चीनी मिट्टी, लाख, रबड़, ये सब क्या है, आप इनसे टच करोगे, अगर तार पे ये टच हो जाते हैं तो इसमें करंट नहीं आता है। तो यही चीज़ हो जाती है, ये क्या हो जाते हैं, ये कुचालक हो जाते हैं। और सूखी लकड़ी है, गीली लकड़ी नहीं, क्योंकि गीली लकड़ी में क्या होता है, करंट आ जाता है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है प्राथमिक सेल से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे प्राथमिक सेल को समझ लेते हैं। प्राथमिक सेल से क्या अभिप्राय है, शुष्क सेल की रचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो प्राथमिक सेल वे सेल हैं जिनकी डिजाइन ऐसी होती है कि उन्हें प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, जैसे शुष्क सेल। और आप इस तरह से, क्योंकि सचित्र वर्णन के लिए कह रहे हैं, तो आप इस तरह से चित्र आसानी से बना सकते हैं और इसका नामकरण आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है जैविक तथा अजैविक घटकों को परिभाषित कीजिए। तो जैविक और अजैविक घटक हो जाते हैं
जैविक घटक वे घटक होते हैं जिनका संबंध सजीव से होता है और अजैविक घटकों के अंतर्गत निर्जीव आते हैं। ये भी पारितंत्र हेतु अति आवश्यक होते हैं। परितंत्र तब तक सुचारू रूप से नहीं चल सकता जब तक जैविक एवं अजैविक घटक दोनों बराबर हिस्सेदारी निभाते नहीं हैं, है ना। जब तक दोनों नहीं निभाएंगे तब तक ये नहीं चल पाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है लाल रक्त कणिकाओं तथा श्वेत रक्त कणिकाओं में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है तो धातु और अधातु है, इसको आप कट कर दीजिए। यहाँ पे आप हेडिंग अपने तरीके से डाल लीजिएगा, ठीक है ना। लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है और श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और लाल रक्त कणिकाएं आकार में 6 से 8 म्यू के बीच में होती हैं और ये 12 से 17 म्यू व्यास में होती हैं। उसके बाद आपका हो जाता है एड्स का पूरा नाम लिखिए, एड्स के कारणों एवं लक्षणों को लिखिए। तो एड्स से आशय, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एड्स का सिंड्रोम अर्थात एड्स विभिन्न बीमारियों का समूह है। सिंड्रोम का आशय होता है बीमारियों का समूह। अतः सामान्य धारणा बनी हुई है कि एड्स एक बीमारी नहीं बल्कि बीमारियों का समूह हो जाता है। और इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एड्स के कारणों एवं लक्षणों को लिखिए, तो इसको भी देख लेते। इसमें आपका हो जाता है मादक पदार्थों के आदि व्यक्तियों द्वारा साझा इंजेक्शन सुई या डॉक्टरों द्वारा साझा इंजेक्शन सुई का प्रयोग करने से भी एड्स फैलता है। और इसमें आपके क्वेश्चन में हो जाता है कि और क्या पूछा गया है, बचाव। तो बचाव देख लेते हैं। असुरक्षित सहवास से बचना चाहिए। नशीले पदार्थों को इंजेक्शन द्वारा ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपका यहाँ पे सेशन कंप्लीट हो जाता है। और एक ये चित्र आप लोग देख लीजिए, परावर्तनी भट्ठी। आप इसको भी बहुत अच्छे से 1 से 2 बार 3 बार आप बनाएंगे, आराम से इसको बना लेंगे। नामकरण, इसका नामांकित चित्र बनाना है तो इसका नाम भी लिखिएगा, ठीक है ना। और ये आपका विद्युत बल्ब हो जाता है तो इसको भी आप देख लें। और आपका वालिया भट्ठी, ये सभी चित्र इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो इनको भी आप लोग देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।